आज का विषय है समाज के समय के आईने में मन्नू भंडारी की नायिकाएं। हमारे साथ जो हमारा पैनल है, 3 पीढ़ियां यहाँ मैं देख रही हूँ, बहुत ही प्रबुद्ध पैनल है और मुझे लगता है कि 3 तरह के विचार भी हमारे सामने आने वाले हैं। मैं एक पहले फॉर्मेट बता दूँ इससे पहले कि मैं कुछ बात मन्नू जी की नायिकाओं पर रखूँ। 8 मिनट आप सब अपनी बात कहें, 7-8 मिनट में, और उसके बाद हम कुछ बातचीत करें। अगर आपके भी एक दूसरे की परिचर्चा में, एक दूसरे के संवाद से अगर आपके में भी कोई प्रश्न उभरते हैं आपके जहन में, तो आप उसको भी रख सकते हैं। या अगर मुझे कुछ लगता है कि जोड़ना या घटाना है या कुछ और बातें करनी है कि आप सब में से किसी के भी वक्तव्य से, तो उससे संबंधित प्रश्न मैं भी आपसे रखती हूँ। और जैसा आपको शोभा ने बताया कि 20 से 25 मिनट ये आपके हैं और ये कार्यक्रम की जान है। आपको 25 मिनट में मन्नू भंडारी जी, आप सब ने मन्नू भंडारी जी को पढ़ा है, गुना है, तो आपके लिए मन्नू जी क्या हैं और आज आप अपने श्रोताओं से क्या ऐसा है जो पूछना चाहेंगे, जो उनके बारे में समझना या सुनना चाहेंगे, वो सवाल आप ज़रूर करें और उसकी तैयारी आप अभी से रखें, क्योंकि वो हमारे इस पूरे कार्यक्रम की धूरी होने वाली है। मन्नू जी ने जब लिखना शुरू किया तो उस समय भारत में स्त्रीवाद प्रवेश ले रहा था। जो महादेवी वर्मा है, श्रृंखला की कड़ियाँ लिख चुकी थीं। सिमोन अपनी नारे के साथ भारतीय परिदृश्य में, लेखन परिदृश्य में प्रवेश ले चुकी थीं कि स्त्री गढ़ी जाती है, जन्म नहीं लेती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है स्त्रीवाद का दूसरा चरण, जब मन्नू जी के भी रचना काल का सबसे उर्वर काल था, 70 और 80 और 60 में, जो उनका जब उन्होंने आपका बंटी लिखी थी, तब लगभग उससे 2 साल पहले 1971 में आपका बंटी लिखी गई। और 1969 में बेटी फ्रीडन फेमिनिन मिस्टिक लेकर आती हैं, जिसमें वो स्त्री की परिकल्पना, जो पूरी तरह से एक स्त्री को मातृत्व और पत्नी के रूप में महिमा मंडित करके उसकी एक छवि बनाने की बात है, उस पर वो लगातार प्रखर प्रहार करती हैं। वो बेटी कहती हैं कि यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ अ वुमन अदर देन हर चिल्ड्रंस मदर और हर हस्बैंड्स वाइफ। अब ये बात मैं मन्नू जी के संदर्भ में विशेष तौर पर उठा रही हूँ कि जब मैं मन्नू जी के उपन्यास या कहानियाँ पढ़ती हूँ तो वहाँ बार बार आप स्त्री की इसी छवि को पाएंगे, उसकी माँ के रूप को, उसकी पत्नी को, प्रेयसी को। और मन्नू जी लगातार अपने ढंग से इस पर आघात करती नजर आती हैं, इसको प्रश्नांकित करती दृष्टिगत होती हैं। मैंने कई जगह पढ़ा और लोगों से सुना कि मन्नू जी की जो स्त्रियां हैं वो आम मध्यम वर्गीय स्त्रियां हैं जो बहुत विद्रोह नहीं करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारतीय कहानी में या भारतीय कथा में विद्रोह का कहीं दरअसल मध्यम वर्गीय स्त्री में कहीं दरअसल विद्रोह है, तो आपका बंटी के शकुन के माध्यम से मन्नू जी ही उठाती हैं। और उस समय मन्नू जी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा, जब एक तरफ इस्मत चुगताई है, एक तरफ कृष्णा सोबती की यौनिक स्वतंत्रता, मुखर स्वतंत्रता की आवाज़ उठाती नायिकाएं हैं, और एक तरफ अमृता प्रीतम की रोमानी नायिकाएं हैं, उषा प्रियंवदा अपने ढंग से स्त्रियों को गढ़ रही हैं। उस समय मन्नू जी को अपनी स्त्री गढ़ना है, एक ऐसी स्त्री जो एक ढांचे में रह के भी अपने अस्तित्व के लिए मुखर है, अपने सपनों को जानती है और अपने लिए एक स्पेस बनाना चाहती है। और मुझे नहीं लगता कि आपका बंटी के बाद से अब तक मातृत्व पर इतना प्रखर आघात किसी और रचनाकार में हमें मिलता है, और या स्त्रियों द्वारा लिखी गई रचना में, जहाँ शकुन, अगर आप ऐसे एक शैलो रीडिंग करें तो शकुन आपको एक ऐसी सतही पात्र नजर आएगी, स्वार्थी पात्र नजर आएगी, जो अपनी खुशी के लिए या अपनी आकांक्षाओं के लिए अपने बच्चे के साथ कहीं समझौता कर लेती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती था। हम मान सकते हैं कि जो आपका बंटी है वो बंटी की कथा है, और बंटी की जन्मपत्री में ये मन्नू जी कहती भी है कि जो फालतू रह गए, जो कथा के परिदृश्य से हमारी दृष्टि से छूट गए हैं, जब हम स्त्री और पुरुषों की बात, स्त्री पुरुष संबंधों की बात करते हैं, विवाह की बात करते हैं, स्त्री मुक्ति, स्त्री चेतना की बात करते हैं, जो तीसरा रह गया, जो छूट गया, जो बंटी जैसे पात्र हैं, जो संतानें हैं, उनका क्या? मन्नू जी की दृष्टि भी, लिखने का जो मेन दृष्टिकोण भी था वो यही था, बंटी। लेकिन एक लगातार जो नेपथ्य में एक पात्र है जो बहुत ही मुखर होकर और अपने लिए आवाज उठाता है, वो शकुन का पात्र है।
और शकुन एक बहुत ही दुस्साहसी पात्र हिंदी साहित्य में मनु जी ने गढ़ा है। और अगर यौनिकता की भी बात करूं तो वहाँ पे एक दृश्य भी मनु जी डालती हैं जहाँ बंटी अपनी माँ को, जो माँ उसके लिए बहुत बड़ा एक छवि रखती है अपने किसी और पुरुष के साथ, क्योंकि वो बंटी ने कभी भी उसे पिता नहीं माना है, देखता है आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, तो उसका उसके मनोविज्ञान पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे प्रश्न जो आते हैं, या फिर आप बंद दराजों के साथ में की जो नायिका मंजरी है, वह भी कुछ इन्हीं तरह के प्रश्नों से जूझती है। तो मैं अब सीधे प्रगति आपसे शुरुआत करती हूँ। आप मनु जी की नायिकाओं और आज के संदर्भ में उनकी नायिकाओं की क्या प्रासंगिकता है इस तरह की बात में? नमस्कार, शुक्रिया रश्मि जी, मधु जी और विवेक जी, आपको सादर नमन। हंसाक्षर ट्रस्ट के सौजन्य से आज हम मनु जी के जन्मोत्सव पर उन्हें याद कर रहे हैं। और मनु जी के बारे में बोलना एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हंस ने ये जिम्मेदारी दी है, इसके लिए पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया। ये विषय समय के आईने में मनु भंडारी की नायिकाएं, ये बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में काम करती हूँ उसमें एक शब्द बार बार आता है, हीरोज़ जर्नी, यानी नायक का सफ़रनामा। जोसेफ कैम्बल ने जब हज़ारों साल पुराने मिथक पढ़े, उन्हें समझा, उनकी एक तरह कंपैरेटिव स्टडी की, तो उन्होंने एक पैटर्न देखा कि एक हीरो है जो किसी एडवेंचर पर जाता है और मुश्किलों का सामना करता हुआ अंत में कुछ नया पाता है, और इस सफ़र के दौरान थोड़ा बहुत बदल भी जाता है, बल्कि थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से भी बदल जाता है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और नायक के इस सफ़र में औरतें भी आती हैं, कभी प्रेरणा की तरह और कभी भटकाव की तरह, प्रलोभन की तरह, बल्कि ज़्यादातर प्रलोभन बनकर ही दिखाया गया है, जो नायक को सफ़र से भटका देती हैं। लेकिन शुक्र है, जैसे रश्मि जी ने भी बताया कि फेमिनिस्ट लिटरेचर आया, तो शुक्र है कि इसी थ्योरी की तर्ज पर जवाबी हमले भी हुए और नायिका का भी सफ़रनामा लिखा गया। और मुझे लगता है इस सफ़रनामे को मनु भंडारी जी ने अपनी कहानियों में बेहद खूबसूरती से पिरोया है, जो हीरोज़ जर्नी की तरह ही नायिका का सफ़रनामा है। मुझे एक गाना याद आता है, ये 1949 50s की कोई एक फ़िल्म है ना, फ़िल्म का नाम भूल रही हूँ, लेकिन गाना है लारा लप्पा लारा लप्पा। उसमें ऑफिस में औरत और आदमी गाना गाते हुए बहस कर रहे हैं। आदमी कहते हैं, आजकल की नारियां हैं मुफ्त की बीमारियां, रात दिन मर्दों से लड़ने की करें तैयारियां, काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां। फिर औरतें जवाब देती हैं ऑफिस के ही सेटअप में, फिक्र क्यों करते हो साहिब, फिक्र क्यों करते हो साहिब, ये भी कर दिखलाएंगे, वक्त आएगा तो इस कुर्सी पर हम डट जाएंगे। और इसी पर ही गाना ख़त्म होता है। तो मुझे लगता है कि मनु भंडारी जी ने अपनी कहानियों में इन्हीं औरतों को अपनी नायिकाएं बनाया, जो कुर्सी पर आगे चलकर वक्त आने पर डट गई और उनकी नायिकाएं वर्कफोर्स का हिस्सा बनी। अब 70 और 80 के दशक में बनी फिल्मों को लोग अक्सर रोमांटिसाइज़ करते हैं, बल्कि मैं भी बहुत करती हूँ। मैंने रील्स में देखा है कई बार, विद्या सिन्हा और दीप्ति नवल जिस तरह से साड़ी पहनती थी, उस लुक को रिक्रिएट किया जाता है, बल्कि पूरे माहौल को रिक्रिएट किया जाता है कि लड़की ने साड़ी पहनी है, उसकी लंबी सी चोटी है, कलाई पर घड़ी बंधी है, वो या तो कॉलेज पढ़ने जा रही है या पढ़ाने जा रही है या किसी और दफ्तर में नौकरी करने जा रही है। और ये छवि जैसे ही रील्स में दिखती है तो ये मुझे सीधे मनु भंडारी जी की कहानियों की तरफ ही ले जाती है। वो अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं, मैंने जैसा देखा वैसा ही लिखा, मैंने किसी विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं लिखा।
और ये बात उनकी हर कहानी से झलकती है। हर कहानी में एक सादगी है, भाषा में सहज प्रवाह है। और अक्सर किसी लेखक को पढ़कर लेखक की रचना पढ़कर समझ में आता है कि रचनाकार की सोच किस दिशा में है। तो उनकी कहानी पढ़कर मुझे हमेशा यही महसूस हुआ कि वो बड़ा सीधा सोचती थी। भले ही उनके किरदार जटिल हो, उनकी परिस्थितियाँ जटिल हों किरदारों की, पर उन सभी किरदारों के पीछे बैठा जो लेखक है वो बिल्कुल सीधा और सहज सोचता है। यही उनकी कहानियाँ पढ़कर मुझे हमेशा लगता है। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उन्होंने अपने किरदारों के लिए एक मॉरल ग्राउंड भी सेट किया है। आज का जो विषय समय के आईने में मनु भंडारी की नायिकाएं, उसका जो पहला पहलू है समय का आईना। अब ये कौन सा समय है? वो समय जिस समय इन किरदारों को गढ़ा गया जब मनु जी ने लिखा, या हम इन किरदारों को आज के समय में तोल कर देखें? जब मैं इस विषय के बारे में सोच रही थी तो ये दोनों ही समय बीच झूल रही थी। मुझे ये समझ आया कि उनकी नायिकाएं जिन कॉन्फ्लिक्ट्स, जिन परेशानियों का सामना कर रही थी वो आज भी मौजूद हैं। त्रिशंकु को पढ़ा, उनकी कहानी जो है त्रिशंकु, उसे पढ़ा तो लगा कि जो तनु की परेशानी है वो हमारी परेशानी भी है। आज की भाषा में कहूँ तो बड़ी रिलेटेबल कहानी है। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े जो खुद कर चुके होते हैं उसे अगली पीढ़ी को करते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मर्यादा लांघ रहे हैं, या कहना चाहिए कि वो खुद गुल खिला चुके होते हैं अपने समय में, लेकिन अगली पीढ़ी पर वो अंकुश लगाते हैं। तो ये आज भी प्रासंगिक है, बल्कि ये कहानी आज भी प्रासंगिक है और हमेशा ही रहेगी, क्योंकि ये कहानी एक तरह से एक कंटिन्यूम को दर्शाती है। दो अलग अलग पीढ़ी की महिलाएं हैं, एक माँ है, एक बेटी है। माँ ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, लेकिन जब बेटी का प्रेम प्रसंग सामने आया तो वो खुद बौखला गई। मनु जी ने बहुत ही खूबसूरती से ये भी दर्शाया है कि माँ अपने त्रिशंकु होने को समझती भी है, वो कोशिश भी करती है, लेकिन वो क्या करे। तनु का अंत में फिर अपनी माँ के बारे में ये समझना कि नाना तो 100% नाना थे, तो इसलिए माँ के लिए ये आसान था उनसे लड़ पाना, लेकिन मैं मम्मी से कैसे लड़ूं जो कभी नाना बन जाती है और कभी मम्मी। ये मैंने थोड़ा पैराफ्रेज किया है, लेकिन इस बात का भार कितना है, ये वो अंत में कहती हैं, इस बात का भार कितना है। और मुझे लगता है हम समय के आईने में सदियों बाद भी इस कहानी को साफ साफ देख पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक कंटिन्यूम को दर्शाती कहानी है। और शायद अगली पीढ़ी, मैं भी अपनी अगली पीढ़ी से उसी तरह निराश होंगी जिस तरह तनु अपनी माँ से हुई, या तनु के नाना तनु की माँ से हुए थे। एक और कहानी मुझे याद आती है, नई नौकरी। उसका एक हिस्सा मैं पढ़ती हूँ, कोट अनकोट डायलॉग है, ये आया, बैरा और खानसामा के हैं, 80, 80 और 100। छोटा बंडल बढ़ाते हुए कुंदन ने कहा। रमा ने बंडल ले लिया। और ये तुम्हारा है। फिर ज़रा सा झुक कर बोला, और अब जो मुनासिब समझो इस गुलाम को पान सिगरेट के लिए दे देना, और हंस पड़ा। अगर ये फिल्म का दृश्य होता तो शायद इस अंतिम सीन के अंतिम फ्रेम में रमा का चेहरा होता और इस कहानी का शीर्षक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता, नई नौकरी। और इस तरह कहानी जो शुरू में कुंदन की नई नौकरी के बारे में थी, ऐसा हमें लेखक ने बार बार मिसडायरेक्ट किया, वो नई नवेली होम मेकर बनी रमा की नई नौकरी को अंडरलाइन कर देती है। और अगर हम इसी रमा के किरदार को वर्तमान में लाते हैं, वो शायद रमा खुद है या रमा की बेटी है, जो अब ये भी समझ चुकी है कि होम मेकर होना भी वर्कफोर्स का हिस्सा होना ही है। बाजार रमा के लिए खुल गया है। रमा सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं है, वो अपने होम मेकर होने के अनुभव को बेच सकती है। आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने माँ होने के अनुभव को
का कंटेंट बनाते हैं। कई कंपनीज़ उन्हें प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए कहती है। तो मुझे लगता है ये शायद आज अगर मनु जी लिखती तो शायद ये रमा होती और रमा की शायद ये भी एक नई नौकरी हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रही कि रमा की मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो अपनी मुश्किलों के तीसरे चौथे पड़ाव पर होगी और खूब डटकर लड़ेगी, क्योंकि नायिका के सफ़रनामे में भी, जैसे नायक के सफ़रनामे में, स्टेटस को हमेशा बना नहीं रहता, उसे भी अगले रोमांच के लिए तैयार होना होता है, तो नायिका को भी होना होगा। बहरहाल मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए बस इतना कहना चाहूँगी कि मनु जी ने अपने समय की नायिकाओं का सटीक चित्रण किया है, और अगर वो आज की कहानियाँ लिखती तो वो इस कंटिन्यूम में हो रहे बारीक बदलाव को समझकर ही लिखती। बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोबारा आप तक लौटेंगे। आदमी की निगाह में औरत में राजेंद्र यादव जी मनु जी की रचनाओं पर बात करते कहते हैं, मैं राजेंद्र जी का नाम यहाँ इसलिए ला रही हूँ कि लाख कोशिश के बाद भी, और मनु जी भी हमेशा अपने रचना प्रक्रिया, अपने रचनाओं को राजेंद्र जी के बहुत बड़े शैडो से बचाकर ही रखना चाहती थी। जैसा अभी रचना जी ने भी बताया कि वो हंस से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े रहना चाहती थी, लेकिन जहाँ भी मनु जी का नाम आता है, राजेंद्र जी का नाम स्वतः ही चलाता है। इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि उनकी दो प्रखर रचनाकार जब एक साथ रचना कर्म करें तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के सक्रियता और ताप से थोड़े झुलसते भी हैं, थोड़ा बचते भी हैं, और थोड़ा एक दूसरे को बचा भी ले जाते हैं। तो मैं जो बता रही थी कि उन्होंने लिखा कि बंटी की असुरक्षा से आगे बढ़ते हुए जो मनु की जो नायिकाएं हैं वो अनजाने में ही राजनीतिक सामाजिक संदर्भों में स्त्री यातना के क्लोजअप दे जाती हैं। अब यहाँ एक 3 शब्द मैंने पॉइंट आउट किए थे। एक अनजाने में, क्या ये अनजाने में होता था, और जो यातना शब्द है और असुरक्षा शब्द है, ये तीनों ही शब्द मनु भंडारी जी के रचना क्रम से जुड़े होते हैं, खास करके जो शब्द है असुरक्षा। और जब हम स्त्री नायिकाओं की बात करते हैं और स्त्री रचनाशीलता की भी बात करते हैं तो असुरक्षा शब्द बार बार हम तक लौटता है। हमारे साथ हमारे समय के प्रखर रचनाकार विवेक मिश्र जी भी हैं। मैं चाहती हूँ कि अब आप अपनी बात कहें। नमस्ते। आज मन्नू जी को याद करते हुए हम सब लोग यहाँ जमा हैं। आदरणीय मंच एवं समस्त प्रबुद्ध श्रोतागण, हम सब आज ऐसे लग रहा है कि एक परिवार है, क्या मंच और क्या श्रोता। जब भी मन्नू जी के बारे में बात हो, राजेंद्र जी के बारे में बात हो और भावुक हुए बिना बात करनी हो तो एक चुनौती है हम सब के लिए। दूसरी चीज़, उनकी रचना संसार इतना विस्तृत है और उनके चरित्रों का जो स्पेक्ट्रम है, जो विस्तार है, वो इतना है कि उसमें से कुछ एक चरित्र चुन के और उन पर अपनी बात रखना और आज के समय और संदर्भ में, लगातार बदलते हुए समय और संदर्भ में अपनी बात रखना भी एक चुनौती है। फिर भी मैंने कोशिश की है। रश्मि की बात ने और प्रकृति की बात ने एक ज़मीन तैयार की है। हम सब उस समय को किताबों के, सिनेमा के या अपने से वरिष्ठ पीढ़ी के अनुभवों से सुनकर देखते हैं, जिस समय में मन्नू जी लिख रही थी। 60 का दशक, उससे पहले का समय। तो किसी भी रचनाकार की रचना को और उसके चरित्रों को समझने के लिए उस समय को समझना और पकड़ना बेहद जरूरी है। न्यूक्लियर फैमिलीज बननी शुरू हुई थी। लोग गांव से, छोटे शहरों से बड़े शहरों में और महानगरों में आ रहे थे। एकल परिवार बन रहे थे। स्त्रियां नौकरी कर रही थीं, शुरू हो रही थी वो बातें। पुरुष की कितनी तैयारी थी पता नहीं, लेकिन स्त्रियों के ऊपर बहुत दबाव था। परंपरा का, उनकी अपनी कंडीशनिंग का, पैट्रियार्की का, आधुनिकता का, पढ़ाई का, घर के काम का, और इन तमाम दबावों के बीच में महानगर में आके स्त्री को
पहली बार ये भी दिख रहा था कि उसकी अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपना व्यक्तित्व और अपना एक कैरियर भी हो सकता है। वो समय ही ऐसा था जिसमें केवल चरित्र नहीं, कहानियां नहीं, साहित्य नहीं, समाज भी एक संशय से निकल रहा था। वो एक ट्रांजिशनल टाइम था, इतनी श्योरिटी नहीं थी और इन्फॉर्मेशन के लिए उस समय इतना आसान नहीं था। सबके हाथ में एक स्मार्टफोन नहीं था, गूगल नहीं था, इतना कनेक्टिविटी इतनी इजी नहीं थी। चिट्ठियों का दौर था, पोस्ट कार्ड का दौर था, ट्रंक कॉल्स और टेलीग्राम का दौर था। तो उन चरित्रों को समझने के लिए, उन्हें नया या पुराना कहने के लिए, उन्हें आधुनिक या आधुनिक ना मानने के लिए उस समय में जाना थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़रूरी है। हमारे संग में इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं जिन्होंने वो समय देखा है, वो अच्छी तरह से उस बात को रिलेट कर पाते थे। आज का बच्चा अगर उसने वो समय ही नहीं देखा तो शायद उसको वो संशय, वो द्वंद्व, वो कॉन्फ्लिक्ट्स अलग लगे, सुपरफिशियल लगे, कमज़ोर लगे कि इसमें इतनी द्वंद्व की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप उस समय में खड़े होकर देखेंगे तो वो चरित्र आपको बहुत सशक्त, बहुत आधुनिक और बहुत अपने आप में प्रगतिशील लगेंगे। कुछ बातें मैं पहले करना चाहता हूँ, उसके बाद दो चरित्र मैंने चुने हैं, एक शहर से और एक गांव से जो आता है। मनु जी जिस समय ये कहानियाँ लिख रही थीं, इन चरित्रों को गढ़ रही थीं, उस समय और उन परिस्थितियों में ये चरित्र, खास तौर पर स्त्री चरित्र, अपने आप में एक नयापन और आधुनिकता लिए साथ आते हैं। क्यों? ये स्त्रियां कस्बों से, छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक में अपना सफ़र करती, अपनी जगह बनाती और अपने भीतर बैठी कंडीशनिंग को तोड़ती दिखाई देती हैं। वो तोड़ना बहुत शुरुआती तोड़फोड़ है। दरअसल जिस फेमिनिज्म की आज हम बात करते हैं उसकी शुरुआत का बिल्कुल एक पौधा है जो बस अभी अंकुरित होने को है भारत में। तो वो तोड़ना बड़ा शुरुआती दौर का तोड़ना है, लेकिन शुरुआत ना हो तो अंजाम की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इसलिए शुरुआत करने वाले का अपना एक महत्व मैं समझता हूँ कि होता है। ये स्त्रियाँ, उनके चरित्र का विकास मैं समझता हूँ कि बहुत ऑर्गेनिक है। वो अपने विकास का रास्ता जीवन के संघर्षों में ढूंढती हैं। कोई पहले से बना रास्ता उनके सामने नहीं है, उस विमर्श के कोई आदर्श भी उनके सामने नहीं है। उनकी निर्मित बहुत सरल, सहज और स्वतः स्फूर्त है। उसमें कृत्रिमता, कोई आर्टिफिशियलनेस नहीं है। इनमें किसी विचार का अतिरिक्त आरोपण भी मैं नहीं देखता हूँ। वे भाव में, संवेदनाओं में बहती, अपने द्वंद्वों से गुजरती वो सामान्य स्त्रियां हैं जो धीरे धीरे अपने भीतर और बाहर नए और लगातार बदलते समय में उसके साथ परिपक्व भी हो रही हैं, बदल भी रही हैं और उसके पहले के समय में उन्हें कैसे छला जाता रहा है ये एहसास भी कर रही हैं। और वो चीटेड जो फील कर रही हैं, वो द्वंद्व उनके यहाँ आता है। वो जो आक्रोश है उस बात का आता है कि जब स्त्री ने समय को समझना शुरू किया तो उसे ये भी समझ में आना शुरू हुआ कि परंपरा के नाम पे और संस्कारों के नाम पे कैसे उसको छला गया है। तो वो उसके अंदर वो आक्रोश भी दिखाई देता है। वे अपने तई, अपने निर्णयों में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हार रही हैं, डर रही हैं, टूट रही हैं, पछता रही हैं, पर एक बात उनमें बहुत अच्छी है कि वे रुक नहीं रही हैं। वे रुक नहीं रही हैं। उन्होंने जीवन और समय की गति को पकड़ के चलने की शुरुआत कर दी है। वो चल रही हैं। आप कोई भी चरित्र देखें तो वो बैठा हुआ नहीं है, वो सोच रहा है, विचारशील है, वो डल नहीं है, डम नहीं है, बैठा नहीं है, स्थिर नहीं है। ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ मैं दीपा का चरित्र की बात करता हूँ, इसलिए शायद मैंने ये कहानी यही सच है को चुना कि आप सब भी उससे कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ा है उससे। जैसे दीपा के चरित्र में हम देखें तो उसमें प्रेम है, भविष्य के प्रति आशावान है, भाई भाभी से, परिवार से दूर अकेली रहकर रिसर्च कर रही है, आत्मनिर्भर होने के लिए लगातार रोजगार के लिए प्रयासरत है, पर साथ ही द्वंद्वों और आत्म संशयों से भरी हुई है। प्रेम के लिए, जीवन के लिए, संबंधों के लिए उसमें जो उदात्तता है वह उसे इन सब से ऊपर एक जीवंत चरित्र के रूप में खड़ा करती है, प्रस्तुत करती है। वह हर पल स्पंदित होने वाले अपने हृदय के साथ गतिमान है। उसका दिल जो कहता है बार बार वो उसी की तरफ बढ़ती है। उसके अपने डर
उदासी, सुख, उत्साह, संशय, आकांक्षा, इच्छा से भरे तमाम अपने अनुभव हैं जिनसे वह गुजरती है। कभी उसकी प्रेम की चाह जो है वो एकदम चरम पे है, तो कभी उदासीनता की वो गहराई में है, अपराध बोझ से भरी है कभी, तो कभी सतत विचारशील, सोचती और गतिमान है। लेकिन एक जो अलग बात है उसके चरित्र में, वो जीवंत है, वो प्रत्यक्ष अभिव्यक्त का हाथ पकड़कर उसके साथ अतीत से उबर कर वर्तमान को अपनाने की और आगे बढ़ने की चाह रखती है। इसीलिए जो व्यक्ति, जो उसका प्रेमी अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, जो अतीत में छूट गया है, जिसने कभी धोखा दिया है, वो उसको भूल कर वर्तमान में आती है और उस व्यक्ति के साथ जुड़ती है जो व्यक्ति आज उसके साथ है। उसका चाहना प्रत्यक्ष है, वह आज की स्त्री है, वह अतीत जीवी नहीं है। जो हुआ वह उसे भूलकर आज में जीना चाहती है, उसे अपनाना, उसे भोगना चाहती है। वह अपने समय में रहकर आगे बढ़ना चाहती है। साथी के चुनाव में उसमें द्वंद्व है, पर नौकरी और कलकत्ता जाने के लिए उसका कोई द्वंद्व नहीं उसके मन में। बिल्कुल क्लियर है वो कि वो कलकत्ता भी जाएगी, नौकरी भी करेगी, और वह ये जो निश्चयात्मकता है, ये जो दृढ़ता है, ये जो परिपक्वता है, यही उसकी आधुनिकता का भी प्रमाण है कि वो अपने प्रेम संबंधों में उस भावुकता में वो द्वंद्व है, लेकिन अपने करियर को लेकर वो कहीं द्वंद्व में नहीं है। वो ये नहीं सोच रही कि वो नौकरी करेगी या नहीं करेगी। इसलिए जब वो वापस लौटती है तो वो उसे स्वीकारती है जो कि आज में है, जो आज प्रेमी उसके सामने है, जो ये कहना जानता है, जो हाथ पकड़ना जानता है, जो उसे गले लगा लेना जानता है, जो अपने को अभिव्यक्त करता है, वो उसके साथ जुड़ती है। ये जो उस समय की, सोचिए ये कहानी जब लिखी गई है, उस समय में अगर हम ये कहानी देखें तो हम पाएंगे कि उस स्त्री के लिए ये निर्णय कितना कठिन रहा होगा, पर वो लेती है। दूसरी कहानी पर मैं बात करना चाहता हूँ, वह है रानी माँ का चबूतरा। चरित्र है गुलाबी। एक औरत है, बहुत गरीब है, अनपढ़ है, और वो अपने शराबी पति को खुद मार पीट के घर से निकाल देती है, और 2 बच्चों को वो खुद पालती है। एक बच्चा गोद में है और एक लड़की उसकी 9 साल की है। और आप ये सोचिए कि वो दिन रात मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाल रही है। बस्ती में एक अकेली स्त्री जिसके घर में कोई पुरुष नहीं है, सबकी चर्चा और चिंता का केंद्र बन जाती है कि कहाँ जाती है, क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है। उनके नज़रिए में जो गुलाबी है, वो चरित्र का नाम गुलाबी है। गुलाबी शुरू में एक बहुत झगड़ालू, उजड़ किस्म की औरत के रूप में सामने आती है। वह अपने बच्चों को अपनी कोठरी में बंद करके काम पर चली जाती है। इसलिए वह एक क्रूर और निर्दयी और हत्यारिन माँ है जो अपने बच्चों को कमरे में बंद करके मार देना चाहती है। वो इस रूप में भी सामने आती है। उसके बाद जब वह सामान्य रूप से थोड़ा सामान्य से ज़्यादा समय बाहर बिताने लगती है, तब यह रूढ़ हो चुका समाज, जो जीवन की समस्याओं के और निवारण के लिए या तो भगवान की तरफ देखता है, अंधविश्वासों की तरफ देखता है, या सरकार की तरफ देखता है, उस औरत को चरित्रहीन मानने लगता है। पर गुलाबी इन सब से बिल्कुल अलग निकलती है। जब एक दिन वो काम से लौट रही होती है और वो गली में बेहोश होकर गिर पड़ती है, और उसके पल्लू में बंधी हुई 2 चीज़ें मिलती हैं। एक 5 रुपए की रसीद है, जो शिशु सहायता केंद्र की रसीद है, जिससे कि वो अपने दूध पीते बच्चे को वहाँ छोड़ सके, और हरे कांच की 2 चूड़ियाँ हैं, जो चूड़ियाँ किसी ने उसकी बेटी को दी थी और जिसकी वजह से उसने बहुत पीटा था अपनी बच्ची को, और उसके दिल में था कि मैं इन्हें चूड़ियाँ नहीं दिला पा रही हूँ। तो अपनी बेटी के बचाने के सपने हैं, उसको पढ़ाना है, तो छोटे बच्चे को शिशु सहायता केंद्र में डालना है, उसकी रसीद है। और वो सारी अटकलें जो समाज लगा रहा है वो पीछे छूट जाती हैं। और गुलाबी जो अनपढ़ है, एक छोटी सी बस्ती में रहती है, मलिन बस्ती में रहती है, गांव की औरत है, जिसके पास भाषा नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, परंपरा के नाम पे कुछ नहीं है। उसको मालूम है कि इस नकारा और शराबी पति के साथ नहीं रहना है, इसको निकाल के बाहर करना है, दिन रात मजदूरी करनी है, और तमाम अपने आसपास गली के रहमदिल मर्दों की सहायता नहीं लेनी है। और इन औरतों जो कह रही कि उस रानी माँ के चबूतरे पर जाके दिया जला दो तो सारी मुश्किलें कट जाएंगी, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, भगवान के आगे सर नहीं पटकना है, सरकार से मिन्नतें नहीं करनी है, अपने बच्चे को दिन रात मजदूरी करके पाल के खड़ा कर देना है, पाल देना है, जीवित रखना है और अपनी ज़िंदगी चलानी है। तो ये गुलाबी है। ये 2 चरित्र मैंने आपके सामने रखे, और भी बातें हैं, अभी दूसरे चरण में अगर समय मिलेगा तो मैं करूँगा। धन्यवाद।
विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने रखी। मैंने मनु जी की नायिकाओं को दुस्साहसी कहा है। दुस्साहसी मैंने इसलिए भी कहा है कि उस समय वो राजेंद्र यादव जी का समय था जब उनकी चाक में बहुत प्रखर स्त्री प्रतिभाएं गढ़ी जा रही थी, नई नई उद्दाम स्त्री नायिकाएं सामने आ रही थी, और उनके बीच से अपनी नायिकाओं को बचा ले जाना, उनके विशिष्ट स्वर को बचा ले जाना और उनको उनकी ज़मीन पे खड़ा करना एक दुस्साहस भरा काम था जो मनु भंडारी जी ने लगातार किया। और उनके दुस्साहस पर हम बातें करेंगे। मुझे मधु जी से इस बारे में विशेषकर आशा है कि हम उस बारे में बात करें कि क्या दुस्साहस था, क्या वो द्वंद्व थे, जो वो स्त्री द्वंद्व थे या सिर्फ स्त्री द्वंद्व थे या मनुष्य होने के द्वंद्व थे। क्योंकि बार बार हमने ये बात सुनी कि वो आम चरित्र थे, साधारण सहज चरित्र थे, लेकिन ये उतनी सहजता भी नहीं थी। जब हम उनके मनोवैज्ञानिक चित्रण को देखते हैं, जब हम उनके द्वंद्व को देखते हैं, तो हमें वहाँ बहुत कुछ विशिष्ट नज़र आता है। और एक आम स्त्री मनु भंडारी जी की नायिकाओं से अपने आप को वहाँ से अपने आप को पहचानती है, उनसे आइडेंटिफाई करती है। क्यों करती है? इन सभी कुछ सवालों के साथ मैं कुछ इनपुट्स के साथ मैं हमारी वरिष्ठ कथाकार मधु कंकरिया जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मंच और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे महबूब कथाकार मन्नू जी पे बोलने का अवसर मिला है। मन्नू जी से मैं कई बार मिल चुकी हूँ। ये अलग बात है कि मैं उनसे तब मिली जब उनके जीवन की संध्या थी और उनके जीवन के अधिकांश खूबसूरत परिंदे उड़ चुके थे। लेकिन मन्नू जी के बारे में मैंने बहुत सुना है। अजमेर में उनके बचपन के बारे में, अजमेर की सावित्री गर्ल्स कॉलेज में उनका वह समय जब वह समुद्र की तरह गर्जन तर्जन कर रही थी। ये सारी बातें मैंने अपनी माँ से सुनी, जो मन्नू जी की दूर की बहन भी थी। और इन सब बातों के आलोक में जब मैं मन्नू जी को पढ़ती हूँ तो जाने क्यों मुझे राजा भर्तृहरि की एक कहानी याद आती है। वो कहानी इस प्रकार है कि राजा भर्तृहरि को एक साधु मिलते हैं और वो उन्हें एक फल देते हैं। वो कहते हैं कि इसे खा लो, तुमको अक्षत यौवन की प्राप्ति होगी। राजा उस फल को अपनी पत्नी को दे देते हैं कि रहे पत्नी चिर युवा। अब पत्नी का भी एक प्रेमी था, पत्नी अपने प्रेमी को दे देती है। अब प्रेमी की भी एक प्रेमिका, तो वो अपनी प्रेमिका को दे देता है। और फल घूम फिर के फिर जब राजा भर्तृहरि के हाथों में आता है तो वे ताजुब करते हैं, लेकिन इसी ताजुब में उनके वैराग्य के बीज छिपे होते हैं और उनके मुंह से निकलता है कि मैंने जीवन के सत्य और असत्य को पहचान लिया है। मुझे लगता है कि मन्नू जी ने भी अपने नए जीवन की पहली सांझ को ही जीवन के सत्य और असत्य को पहचान लिया था। इसलिए जो भी उनकी कहानियाँ निकली है वो जीवन के ताप से तपी हुई कहानियाँ निकली है। एक और दृष्टिकोण से अपन सोचें कि मन्नू जी का हिंदी जगत में पदार्पण कब हुआ था? 60 के दशक में हुआ था। और आप देखिए कि वो एक महान दशक था। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में स्त्री करवट बदल रही थी। आप देखिए उसी समय फ्रांस में छात्र आंदोलन हुआ जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत में उस समय नक्सलवादी आंदोलन हुआ जिसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अधिक थी। और आप देखिए कि देश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर उसी समय, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे मेधा पाटकर हो, चाहे किरण बेदी हो, चाहे पानी वाली बाई मीनाल गोरे हो, एक से एक तेजस्वी महिलाएं उदित हुई जिन्होंने घर और पति और परिवार के दायरों का अतिक्रमण करके अपने को परिवर्तनकामी शक्तियों से जुड़ा। तो इन सब का असर हम भारतीय लेखिकाओं पर भी हुआ। तो जाहिर है कि उसी दौरान जब मन्नू जी ने अपनी लेखनी उठाई तो उन्होंने पहली बार हिंदी समाज को वो नायिकाएं दी जिन्होंने दमक के पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या है मेरी पहचान। उन नायिकाओं ने पहली बार उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी बहन बनने से इनकार किया और अपने स्वयं की खोज की। पहली बार उन नायिकाओं ने किसी और की प्रतिध्वनि बनने से इनकार किया और अपनी भीतर की अंतर्ध्वनि को पहचाना। वो छेने हथौड़े लेके अपने ताजमहल अपने आप गढ़े। तो मन्नू भंडारी की इसीलिए आप देखिए कि जो उनकी कहानियाँ हैं
उनका फलक बहुत बड़ा है। लेकिन ये विडम्बना ही है कि उन्हें अधिकतर आलोचकों ने क्या कहा है कि वे मध्यवर्गीय कामकाजी महिलाओं की कहानियाँ लिखती थी, जबकि मैं सिर्फ यहाँ पे ये बतलाऊँगी कि मन्नू जी मुझे क्यों अलग लगती है। पहली बात तो ये है कि वो पहली जो समय के आगे देखने की ताकत रखती थी। वो पहली महिला थी जिन्होंने राजनीति पर उपन्यास लिखा, महाभोज। हालांकि साल भर बाद ही मृदुला जी का भी उपन्यास आ गया, लेकिन फिर भी पहली लेखिका का श्रेय तो मन्नू जी को ही जाएगा। और वहाँ पे उन्होंने जो चरित्र गढ़े वो आज और विकराल रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। और आप देखिए कि उस समय दलित विमर्श कहीं नहीं था और उन्होंने उसका केंद्र दलित को बनाया। और अब मैं नायिकाओं पे आती हूँ कि मन्नू जी मुझे अद्भुत लगती है कि उन्होंने हमें विरहिणी नायिकाएँ दी जो बाकी लेखिकाओं ने भी दी, लेकिन मन्नू जी क्यों अलग थी? मन्नू जी इसलिए अलग थी कि उन्होंने उनके रेशमी सुहाने दुखों की रचना नहीं करी। उस समय समाज में ये सामाजिक संस्कार था कि जो महिलाएं अलग हो चुकी है या जो पति और पिता के संरक्षण से बाहर आ चुकी है वो बेचारी है, वो बेबस है। मन्नू जी ने इस सामाजिक संस्कार को तोड़ा। उन्होंने पहली बार दिखलाया कि ये महिलाएं भी बिना किसी पिता, पुत्र या पति के संरक्षण के अपने जीवन को संवार सकती है। आप उनकी कहानी देखिए, अकेली कहानी देखिए, घुटन कहानी देखिए। कहानी के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि समय मुझे बहुत कम दिया गया है। तो घुटन कहानी देख लीजिए। लेकिन मुझे उससे भी अद्भुत एक कहानी लगती है सियानी बुआ। वो इसलिए लगती है कि वो मैं आपको कह नहीं सकती कि उसकी नायिकाओं को मैंने कितना देखा है। खुद मेरी माँ एक सियानी बुआ थी। अब सवाल यह उठता है कि सियानी बुआ बनाया किसने? वो क्यों असमय सियानी बुआ बन गई? आप देखिए कि आज हमारे घरों में, अब तो हम पढ़ लिख गए हैं, अपनी उड़ान भर रहे हैं, लेकिन जो हमारी माँओं का समय था उन्हें घूंटी क्या दी जाती थी कि आपको बेस्ट हाउस मेकर बनना है, अच्छी गृहिणी बनना है। और उसकी कसौटी क्या होती थी कि आप घर को चकाचक रखिए, घर की एक एक चीज़ को बचा के रखिए, एकदम संभाल के रखिए। मैंने ऐसी महिलाएं देखी हैं कि जिनके सोचिए आत्मा में फफूंद लगा हुआ है लेकिन घर कांच की तरह चमक रहा है। तो सियानी बुआ भी वैसी है। लेकिन कहानी का सौंदर्य कहाँ पे है? कहानी का सौंदर्य उसके अंत में है। जब वो बहुमूल्य प्यालों का सेट टूट जाता है तो वो बुआ का जैसे पिंजरा टूट गया। तो वो प्यालियों का टूटना नहीं है, वो उसकी मानसिकता का, उस पिंजरे का टूटना है जहाँ से वो बाहर निकलती है। और पहली बार उसे एहसास होता है कि कितना अनुशासन के तारों में घर को कस दिया गया कि कोई सांस भी नहीं ले पा रहा है। तो ये मुझे जो छोटी छोटी साधारण बातों पर मन्नू जी ने जो बड़ी बड़ी असाधारण कहानियाँ लिखी है, मुझे उसमें सौंदर्य नज़र आता है। मुझे एक बात और नज़र आती है कि वो ऐसी लेखिका थी जो संवेदना से तर्क की ओर जाती थी, क्योंकि वो बात जीवन की करती थी। वो जीवन की लेखिका थी। उनकी कहानी मुक्ति आपने पढ़ी होगी। क्या है वो कहानी? आप कहोगे कुछ नहीं है, बहुत ही साधारण कहानी है, लेकिन उसकी बारीकी आप देखिए कि वो कहानी क्या है। कि महिला है, पति है, कैंसर से जूझ रहे हैं, 8 महीना से महिला पति की सेवा कर रही है। वो इस प्रकार सेवा कर रही है कि वो मनुष्य होने की सीमा के पीछे चली गई है। वो अपनी मानवीय ज़रूरतों को भूल गई है। उसने अपनी निद्रा और आहार को ताक पे रख दिया है। आप देखिए, जब आप किसी को मनुष्य होने का एहसास भी नहीं दोगे तो क्या होगा? वो मानवीय अनुभूतियों से भी दूर जाएगा। अब ऐसी बात नहीं कि घर समर्थ नहीं है, घर समर्थ है, नर्स भी है, उस महिला की 2 बेटियां भी है। एक बेटी तो हेल्प करना भी चाहती है माँ को, लेकिन जो पति है वो पत्नी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो नर्स से भी नर्स से भी सिर्फ यही सेवा लेते हैं कि दवाई दे दें, इंजेक्शन लगा दें, लेकिन जो व्यक्तिगत सेवा है, पाँव दबाना, छाती मसलना, वो पत्नी से लेते हैं, क्योंकि पत्नी से उन्हें कोई संकोच नहीं है, पत्नी के प्रति उनमें कोई एहसान की फीलिंग नहीं है, पत्नी से लेते हैं। और पत्नी के अंदर भी मानवीय अनुभूतियाँ सूख रही है। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रही है कि पति के प्रति बहुत लगाव है या प्रेम है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए कर रही है कि एक आदी हो गई, जैसे कर्तव्य, सूखा कर्तव्य बोध है उसके अंदर, और एक डर है कि यदि वो पाँव दबाना भूल जाएगी तो पति की कहीं नींद नहीं टूट जाए, और इसलिए वो दबाती है। यहाँ तक कि पति कोमा में चले गए हैं तो भी वो नहीं छोड़ती है। और
उस कहानी का अंत कितना सुंदर होता है कि वो मनुष्य रूप में अपने को दर्ज करती है, क्योंकि जब लगातार उसकी निद्रा और उसकी जो भूख है उसको उसने ताक पे रखा हुआ है, जब पति गुजर जाते हैं ठीक उस समय वो शायद उसे वापस अपना मनुष्यत्व मिल जाता है और वो एक थोड़ा बहुत रोती है दिखावे के लिए और एक गहरी नींद में चली जाती है। और यहाँ पे 2 दृष्टियाँ भी है, उसकी 2 बेटियाँ हैं। पहली बेटी कहती है कि मातम कुर्सी के लिए इतने लोग आए हैं, माँ का इस प्रकार खर्राटे मार के सोना अच्छा नहीं है, उसे सचेत रहना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बेटी है वो कहती है नहीं, जो 8 महीने से नींद नहीं ली है वो तो सोएगी ना। तो अंत में देखिए कि जो मन्नू जी है वो उसे इस विरोध में मनुष्य रूप में दर्ज करती है। ये है इस कहानी का सौंदर्य। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हम नायिकाओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मन्नू जी ने मानवीय त्रासदी के हर पहलुओं पर नज़र डाली है। उनकी ये कहानी है गोपाल को किसने मारा, उसका जिक्र नहीं होता है और मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। वो इसलिए लगती है कि मन्नू जी ने पहले ये दिखलाया इस कहानी में कि जो आज का असंतुलित और जो मनुष्य विरोधी विकास है उसकी आंधी में गांव किस प्रकार बेनूर होते जा रहे हैं। इसका एक सिरा किसान आंदोलन से भी जुड़ता है। कहानी मैं नहीं कहूँगी, बस उसमें ये दिखलाया जा रहा है कि जिस प्रकार से आज का जो विकास है, वो विकास का जो बुलडोजर है वो लोगों से सिर्फ ज़मीन नहीं हथिया रहा है, वो लोगों से उसकी इंसानियत भी हथिया रहा है। कहानी में बस यही होता है कि एक किसान है राम निजावन, उसके 2 बेटे हैं। दोनों बेटे विकास की भेंट चढ़ जाते हैं। एक है जो अपनी मौत मरता है, वो शहर में जाता है, वहाँ बिजली का करंट लगता है, मर जाता है। शहर में किस लिए जाता है? क्योंकि गांव में इतने अवसर नहीं मिलते हैं, खेती से बहुत ही सीमित आय होती है। कितना टाइम है? खेती से बहुत सीमित आय हो रही है तो उसे गांव जाना पड़ता है और वो मर जाता है। दूसरा बेटा है वो मतलब कि 8-10 साल के बाद वो बड़ा होता है तो वो बेरोजगार है। लेकिन अब क्या है कि गांव में जीने भोगने की बहुत सारी चीज़ें आ रही है, क्योंकि गांव धीरे धीरे कस्बा बनता जा रहा है। अब वो अपनी खेती की कमाई से संतुष्ट नहीं है, वो चाहता है वो कुछ करे। अब करे क्या, ज़मीन तो है नहीं, पैसा भी नहीं है। एक बात बतलाना भूल गई थी कि जब बड़ा बेटा जो दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे कुछ मुआवजे के रुपये मिलते हैं, तो उसका पिता लेना नहीं चाहता है, लेकिन फिर गांव वाले परामर्श देते हैं कि आप उसमें प्याऊ खोल दो उस रुपये से, तो वो प्याऊ खोलता है। अब जो छोटा बेटा है गोपाल, वो कुछ करना चाहता है, क्योंकि खेती से वो संतुष्ट नहीं है, पैसा नहीं है, भूमि नहीं है, तो वो पिता को कहता है कि जो प्याऊ बनी हुई है बड़े भाई की स्मृति में उसे बेच देते हैं। पिता को बहुत झटका लगता है कि ये क्या कर रहे हो, तो लोक कल्याण की चीज़ें हैं, लेकिन बाजार के ताकत के सामने प्याऊ दम तोड़ देती है और वो प्याऊ को बेच देता है। तो मुझे कई बार ये लगता है कि जैसे उनकी जो कहानी है कलाकार, जिसमें वो दिखलाती है कि जीवन सबसे ऊपर है, या जो उनकी कहानी है सजा, जो दिखलाती है कि किस प्रकार जो आज की न्याय व्यवस्था है उस पर वो तंज कसती है। तो मैं उन्हें इस प्रकार से याद करती हूँ कि वो सिर्फ स्त्री की व्यथा नहीं कर रही है। मॉडर्न ग्राम, जैसा मैंने कहा कि उनके किरदारों को पता है, मतलब वो एक तरह से सही और गलत को कहीं ना कहीं ब्लैक एंड वाइट में देखती हैं कि ये सही है। जैसे मैंने उनकी कहानी, मैम ने भी बोला कलाकार में मुझे वो साफ साफ दिख रहा था कि वो एक मॉरल ग्राउंड उन्होंने सेट किया है कि एक पेंटर है। और क्या स्त्री नायिकाओं के लिए भी उनकी कोई मॉरलिटी या मॉरल ग्राउंड नज़र आता है? क्योंकि हम यहाँ स्त्री नायिकाओं पर अपनी बात केंद्रित करते हैं। स्त्री नायिकाओं ने, जैसे मैम ने भी कहा कि वो एक मनुष्य के लिए जो एक मॉरल ग्राउंड होता है, उन्होंने उस नज़रिए से वो मॉरल ग्राउंड दिया है सभी को। वो सिर्फ स्त्री होने की वजह से कोई एक खास मॉरल ग्राउंड नहीं, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते। और जो उनकी कहानी कलाकार है, उसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि वो जैसे एक पेंटर है, पेंटर ने कोई एक दृश्य देखा तो उसके लिए और वो बहुत ही दयनीय सी स्थिति में कोई मनुष्य है जो जिसे, और पेंटर के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि वो उसे उकेर दे, उसे ड्रॉ कर दे। पर और जो उसकी दूसरी दोस्त होती है, वो उसी जो दयनीय सी जो स्थिति होती है में जो मनुष्य होता है, उसे वो बचाती है, उसके बच्चों को वो बचाती है। कहानी में ऐसा होता है। तो जब मैं मॉरल ग्राउंड की बात करें तो मुझे कलाकार कहानी में वो साफ साफ दिखता है कि इस तरह से उन्होंने एक ब्लैक एंड वाइट दिखा। ये भी कहना गलत होगा कि वो जटिलताओं को नहीं समझ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो जब वो कहानी कर रही है तो क्लियर है कि
सही क्या है और गलत क्या है। तो नायिका के लिए नहीं, बट एक मनुष्य होने के लिए मॉरल ग्राउंड सेट किया है। विवेक जी, आपने ट्रांजिशन पीरियड की बात कही थी, तो आज हम सब जमा ही इसलिए हुए हैं कि हम इस बात को समझें कि समय के आईने में, यानी आज मन्नू जी की नायिका को पढ़ते हुए, गुनते हुए, आज की स्त्री कहाँ से उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएगी, वाबस्ता हो पाएगी। आपने कहा कि शुरुआती तोड़ फोड़ स्त्रीवाद का, तो आपको क्या लगता है कि आज हम फिर एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं जहाँ स्त्री पर धर्म, समाज, राजनीति के बहुत सारे हमले हैं और बाजार, चौतरफा हमले एक स्त्री के ऊपर पड़ रहे हैं। तो आज मनु भंडारी की नायिकाएं आप कैसे समझते हैं कि आज की आधुनिक स्त्री में वो कहाँ है? जी, देखिए, सबसे कठिन काम होता है किसी काम को, किसी बात को शुरू करना। और उस दशक में लिखी गई ये कहानियां हैं, जैसा मुझे कहा कि उस समय करना तो छोड़ो, वो विमर्श में जो बातें आती हैं उनको अपने जीवन में उतारना और उनको एग्जीक्यूट करना तो छोड़ो, आप उनके बारे में चर्चा तक नहीं करते। स्त्री का अपनी इच्छाओं के बारे में मुखर होना, बात करना ही जहां अपराध समझा जाता हो, जो मतलब इतना एक परफेक्ट एक मोल्ड बना हुआ था, एक सांचा बना हुआ था कि अच्छी है स्त्री तो ऐसी होगी, बुरी है तो ऐसी होगी, और ये एक चीज आती है। तो ऑब्वियसली उस समय जो शुरुआत हुई उसको अगर हम ग्रोथ देखें, अगर हम एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन लेते हैं, अगर हम 50 के दशक में, 60 के, 70, 80, तो अगर हम उन नायिकाओं की ग्रोथ आज के समय में देखें कि अगर उनकी पीढ़ियां आज विकसित होती तो निश्चय ही में उसी का एक्सटेंशन आपको मालूम पड़ेगा। और निश्चित ही वो उस समय में, जैसे मैंने अभी बात कही, दीपा की बात कही, तो दीपा को बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, दीपा के अंदर बहुत सारे रिजर्वेशन है, लेकिन आप देखो उसके माँ बाप नहीं है, उसके बाद भी वो रिसर्च करने आती है। उसका द्वंद्व कहीं भी नौकरी के बारे में नहीं है, अपने को इंडिपेंडेंट करने के बारे में नहीं है, कलकत्ता जाने के बारे में नहीं, रिलेशन के बारे में है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी भावुकता बचाए हुए है और अपना सफर जारी रखे है। जो आपने अभी प्रकृति में एक लाइन उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि उन सब कैरेक्टर के विकास में स्त्री सुबोधनी में मुझे ऐसे लगता है कि इतनी अच्छा ग्राफ जाते हुए मनु जी एक जगह कहीं ना कहीं अपनी एक नायिका के अनुभव के माध्यम से स्त्री सुबोधनी से वो एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट करने लगती है। मतलब एक आदमी के अनुभव से किसी के प्रेम की परिभाषा नहीं तय हो सकती कि कहाँ स्त्री को करना चाहिए, तो वहां जाके वो एक रिग्रेसिव माइंडसेट में जाती है। तो उनके यहाँ आप ये भी देखेंगे कि कई बार वो जो एक लेखक का संशय होता है विकास के क्रम में, तो वो लेखक भटकता है, वो चूकता है। तो स्त्री सुबोधनी के अंत तक आते आते जब वो अपना अनुभव कहती है तो उनका पीड़ा आती है सामने, लेकिन उस पीड़ा में कहीं ना कहीं जो आखिरी के पैराग्राफ में जब वो उस जो स्त्री पत्र लिख रही है, जो वो नई मतलब युवा पीढ़ी को संबोधित कर रही है, तो वहां वो अपने दुख दर्द बता रही है, वहां तक ठीक है। और पुरुष जिस तरह से चित्रण हो रहा है उस कहानी में वो भी ठीक है कि वो विकार है, वो पैट्रियार्कल सेट में है, वो अपने पूरे सेटअप में बहुत कंफर्टेबल है और वो अपनी प्रेमिका को भी किसी तरह से गुमराह किए हुए है, बहलाए हुए है। लेकिन बाद में उससे निकलने के बाद नायिका बड़े आराम से पहले तो अपने स्वार्थ में मूर्ख बनती चली जाती है, आंखों देखी जो मक्खी जिसको कहते हैं, और उसके बाद फिर वो दूसरी लड़कियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट कर देती है। वहां पे वो कहानी रिग्रेसिव हो जाती है। वहां स्त्री सुबोधनी की बात करें तो वो व्यंग में लिखी कहानी है, वो खुद कहती हैं कि ये व्यंग है, ये आप व्यंग में कह सकते हैं, लेकिन व्यंग में भी हम रिग्रेसिव नहीं हो सकते, वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव। सो वहाँ मुझे वो कहानी कई बार खटकती है जब मैं उस कहानी से गुजरता हूँ, मुझे लगता है। और वो कहानी शायद बाद की कहानी है, समय के बारे में मैं उतना श्योर नहीं हूँ। तो एक बहुत अच्छी और प्रोग्रेसिव कहानी के बाद जब आप एक कोड ऑफ मोरल ग्राउंड जो आप कह रहे हैं, वो मोरल ग्राउंड सेट करती नजर आती है नई पीढ़ी के प्यार के लिए, तो वहाँ लगता है कि ऐसा क्या हो गया। कई बार हम लोग अपनी निजता में भी जीते हैं और वो रचना में आ जाता है, तो वहाँ वो मनु जी के अंदर वो आ जाता है कि वो मोरल ग्राउंड सेट करती हुई नई पीढ़ी के लिए मुझे दिखाई देती है, वो खटकती है वो बात मुझे। बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए, दर्शक भी इस बात को अपने ध्यान में रखें अपने सवालों में, क्योंकि ये एक बहुत बात निकल कर आएगी तो दूर तक जाएगी। जो बात मनु जी में आप माफ़ कीजिएगा मधु जी, आपकी जो बातें मैंने सुनी और जिस तरह से आपने मनु जी की नायिकाओं को हमारे सामने रखा है, मैं बार बार फिर उसे स्त्रीवाद तक लाऊंगी, जोड़ूंगी, क्योंकि जब स्त्री की बात आएगी तो स्त्रीवाद की बात आएगी ही। और भले ही मनु जी ने खुद को विमर्श से दूर रखा हो, लेकिन अन्ना अखमातोवा ने कहा था कि मातृत्व एक उज्ज्वल यातना है और मैं इसके योग्य नहीं थी। और मनु जी भी लगातार मातृत्व, प्रेम, घर,
परिवार के जो दुर्गबंधी स्त्री के लिए उसमें सेंध मारती हैं, कई बार सिर्फ प्रश्न छोड़ती हैं और कई बार निकल जाती हैं। जब तक हो सकता है एक मनुष्य, जो आपने मनुष्यता की बात की थी, मनुष्य के तौर पर वो उसे बचाती नजर आती हैं, लेकिन जहाँ लगता है कि अब उनकी स्त्री उसमें डूब जाएगी, वो वहाँ से उसे निकाल देती हैं। और खुद मनु जी का भी जीवन इसका उदाहरण है। मुझे लगता है कि लेखक अपने आप को जीवन से, अपनी रचनाओं से बहुत काट नहीं सकता। तो आपसे मेरा सवाल यह है कि एक तो आप मॉरल ग्राउंड पर भी अपनी बात कुछ कहना चाह रही थी, इसके अलावा स्त्री सुबोधनी पर भी आपने बोला कि आप कुछ कहेंगी। आज आपको क्या लगता है कि क्या ये दुस्साहस नहीं था मातृत्व की अवधारणा में सेंध लगाना, जो आज तक भी हमें नहीं मिलता है? क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में मातृत्व अभी भी बहुत बड़ी अवधारणा है, और स्त्रीवाद का सारा संघर्ष ही मातृत्व, प्रेम, परिवार के नाम पर जो स्त्री का शोषण हो रहा है उससे अपनी अस्मिता को बचाना है। तो आपको क्या लगता है इससे आज की नायिका कहाँ तक मनु जी की नायिकाओं से प्रेरित हो सकती है? सब बातें घुल मिल गई है, तो मैं अपने ढंग से बात का जवाब देती हूँ कि मनु जी पर यह आरोप तो हमेशा लगा है कि इन्होंने कि विप्लव का बिगुल बजाती क्रांतिकारी नायिकाएं, झांसी की रानी टाइप नायिकाएं नहीं दी हमें। यह सच नहीं दी, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी जो नायिकाएं हैं वो जीवन से निकली हुई नायिकाएं हैं, जो आधुनिकता और परंपरा के वह संधि पर खड़ी हुई है। मनु जी कभी भी अतिवाद में विश्वास नहीं करती थी। उनकी नायिकाएं आधुनिक होती हैं, उनकी नायिकाएं परंपराओं को भी तोड़ती है, मर्यादाओं का भी अतिक्रमण करती है, लेकिन किस हद तक? वे उसी हद तक करती है कि उनकी अस्मिता, उनका अस्तित्व और उनका स्वाभिमान बचा रहे। वो बिना अनावश्यक तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करती हैं। वो परिवार को बचाने में, समाज की लय ताल को बचाने में विश्वास करती हैं। तो इस चीज़ को अपने को समझना चाहिए कि वो रेडिकल फेमिनिज्म के चक्कर में कभी नहीं पड़ी, क्योंकि वो जीवन को बचाने में विश्वास करती थी। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो उनकी नायिकाएं हैं उनके अंदर एक लोकतांत्रिक दृष्टि है। वे लोकतंत्र की ओर देख रही है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। और उनके लिए स्त्री विमर्श क्या है? उनके लिए स्त्री विमर्श पुरुषों की नकल नहीं है। उनके लिए स्त्री विमर्श है अपने भीतर के संस्कार को, कुसंस्कार को, अंधविश्वास को, कर्मकांड से मुक्ति पाना। उनके लिए स्त्री विमर्श यह है। उनके लिए स्त्री विमर्श यह है कि वो अपने भीतर की तरंग को पहचाने। आप उनकी कहानियाँ देखिए। और अब मैं बात करती हूँ स्त्री सुबोधिनी की बात पे कि देखिए, मनु जी जिस समय लिख रही थी, या आज भी आप देखिए कि बहुत सी नायिकाएं हैं, बहुत सी लड़कियां हैं कॉलेज की, जो प्रेम को मीराबाई के भाव से ग्रहण करती है, प्रेम में पूरी समर्पित है, वो प्रेम में पूरी तरह से अपने को वश कर देंगी। मनु जी उन नायिकाओं को आगाह करती है। वो प्रेम के विरोध में नहीं है, वो पितृसत्ता को भी आईना दिखला रही है, पितृसत्ता को आईना दिखला रही है। उनके जो नैतिकता के दोहरे मापदंड है उस पर सवाल खड़ा कर रही है, और वो महिलाओं को आगाह कर रही है कि भाई प्रेम को आप मीराबाई के भाव से ग्रहण मत करो, क्योंकि ये कि हर पुरुष इस लायक नहीं होता। वो प्रेम के विरोध में कहीं भी नहीं है। और जो करतूते मर्द कहानी हो, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उसमें एक लाइन उपदेशात्मक आ गई, या वो अपनी सहेलियों को संबोधित करी है, तो वो उनके लिखने का अंदाज है, शुरू से ही ऐसा ही रहा है। और सबसे बढ़कर मैं ये कहूँगी कि मनु जी ने जितनी भी कहानियाँ लिखी है, आप देखो, वो समय से निकली हुई है। वो अपने समय को पहचान रही है, वो अपने समय को रच रही है। वो संवेदना से तर्क की हो जाती है, वो यथार्थ से चेतना, चेतना से रचना, और रचना से जीवन सत्यों तक पहुंचती है। वो लेखिका है। और इसीलिए मैं कहूँगी कि उनके अंदर मुझे लगता है कि प्रेमचंद भी बह रहे हैं, जैनन भी बह रहे हैं। प्रेमचंद का यथार्थवाद भी उनके अंदर आपको मिलेगा, आदर्शवाद भी मिलेगा, और जैनन का मनोविज्ञान भी मिलेगा, चाहे वह बाल मनोविज्ञान हो, चाहे वह स्त्री मनोविज्ञान हो, चाहे युवा मनोविज्ञान हो। और एक चीज़ मैं आपको बतला दूं कि अपने साहित्य में आदर्श की स्थापना कर प्रेमचंद को अमरत्व मिला है। प्रेमचंद अमर इसलिए हुए हैं कि उन्होंने अपने साहित्य में रेडिकल चेंजेस की बात नहीं करी, वो उन्होंने आदर्श की बात करी, और प्रेम में अपने साहित्य में आदर्श की स्थापना कर वे अमर हुए हैं। मनु जी को भी शायद यही नियति मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। अब हम इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण चरण श्रोता संवाद की ओर बढ़ रहे हैं, पर उससे पहले ममता जी यहाँ बैठी हुई हैं। मुझे ममता जी की कविता याद आ रही है, जो एग्जैक्ट पंक्तियाँ तो याद नहीं है, पर कविता का भाव कुछ इस तरह है कि क्रांतिकारी कहेंगे दीवार तोड़ दो, पर वो एक एक पायदान रखती जाएगी और
दीवार नाम जाएगी। तो एक यह भी स्त्री विमर्श का तरीका है। और कई बार मेरे दिमाग में ये बात आती है ममता जी से क्षमा सहित कि शायद वो दीवार तोड़ दे तो पीछे आने वालों के लिए भी रास्ता बन जाएगा। तो ये 2 पर्सपेक्टिव हमारे सामने है और यहाँ भी 3 पर्सपेक्टिव हमारे सामने आए। और अब मैं आप सबसे सवाल आमंत्रित करती हूँ कि कृपया अपने सवाल हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं से रखें। आप अपनी बात भी कह सकते हैं। जी मधु जी ने कहा कि उनमें जिनेंद्र और प्रेमचंद दोनों थे। सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित थी क्या, क्योंकि टैगोर की कुछ कहानियाँ, उपन्यास, स्त्री का पत्र जो बहुत ज़बरदस्त कहानी है, या घोरेबाई है या चारुलता है, तो चूँकि वो कलकत्ता में रहती थी तो क्या उन पर टैगोर का असर था, ऐसा कहीं उन्होंने कहा है? किससे आपका सवाल है? जिनको जानकारी हो, अगर मन्नू जी ने कभी बताया कि टैगोर, नहीं, जिनको ही पता हो कि मधु जी से पूछा था, लेकिन जिनको पता हो कि उन्होंने कभी कुछ कहा हो कि टैगोर का प्रभाव था कि नहीं। मुझे उनकी कहानियां पढ़ के तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नई कहानी आंदोलन की बहुत सशक्त हस्ताक्षर थी और उस समय जो भी प्रभाव थे, कहानी उन प्रभावों को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो वो प्रभाव जो थे उसमें थोड़ा बहुत तो पिछला रह जाता है, लेकिन स्पष्ट तौर पे कहीं नहीं लगता कि ऐसा प्रभाव है। लेकिन कहाँ जब ये आपका बंटी आता है और जो शकुन आती है और जो चरित्रों का जो गुंफन है, जिस तरह से आप कह सकते हैं उस टेक्सचर में उनका प्रभाव कहीं दिखाई देता है। और वो प्रभाव समय से वो पूरे भारतीय साहित्य में दिखाई देता है। उस समय जो भी लोग लिख रहे थे, अगर वो जो भावनात्मक जो भावनाओं का जो भाव है, जो भावुकता है चरित्रों की, वो दिखती है और बिल्कुल उसका प्रभाव भी दिखता है। उनके उस शिल्प में भी वो प्रभाव कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन वो उस समय के ज़्यादातर रचनाकारों में दिखता है, लेकिन अलग से। गुलाबी जी, हाँ जी जी, जी जी बिल्कुल। मेरा सवाल विवेक मिश्र जी से है, स्त्री सुबोधिनी कहानी के बारे में। उन्होंने स्त्री सुबोधिनी कहानी को एक रिग्रेसिव कहानी बताया, जबकि चरित्र की ही बात हो रही है, जबकि मैं जैसा समझती हूँ कि एक तो कि वो व्यंग्य शैली में लिखा हुआ था और बहुत चुटीली शैली में लिखा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि स्त्री सुबोधिनी कहानी आज अगर घटे और पति की कोई प्रेमिका बेटी के विवाह में आए तो वो वही फालतू चरित्र नहीं हो जाएगी जो उसमें है? क्या आज ये स्थिति बदली है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। मैंने चरित्र के बारे में बात करी, कहानी वो अपने आप में अलग है और वो जो चरित्र बता रहा है वो अंत में वो सब कुछ करके फिर शिक्षा देता है कि तुम ये सब मत करना, लेकिन वो तो कर ही चुका है। जबकि वो जब कर रहा होता है वो जान रहा होता है कि वो ये गलत कर रहा है। नहीं, तो हम सबको गलती करने का अधिकार है। आज अगर आज की पीढ़ी से हम कहें कि मैंने किया था और मेरे से ये बुरा हुआ, तो वो कहेगा मैं भी करके देखूंगा। आज की कोई लड़की या लड़का नहीं मानने वाला कि मेरे कहने से कोई कदम ना उठाए। लेकिन वो जो स्त्री सुबोधिनी है वो स्त्री के लिए मतलब शिक्षा दी गई है। और मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता कि स्थिति आज बिल्कुल भी बदली है। वो बिल्कुल नहीं बदली है, आज भी वो चरित्र जस के तस हैं। आप इस बारे में सोचिएगा एक बार। वो चरित्र जस के तस हैं और आज ये स्थिति बदली है कि आज बताने पे भी कोई नहीं सीखेगा, बल्कि अब आपको कहानी के अंत में, उस समय तो ये इतना था कि लोग एक चरित्र आता है और वो बाद में शिक्षा दे जाता है। अब किसी कहानी के अंत में एक पन्ना आप शिक्षा दे के देखिए तो तो आपकी खाट खड़ी कर देगा। नहीं, वो शिक्षा देना असल में चुटीलापन है कहानी का और वही उसको विशिष्ट बनाता है, मेरा ये मानना है। सवाल आकांक्षा जी, सवाल। मैं भी एक्चुअली स्त्री सुबोधिनी पे ही बात करना चाहती हूँ, क्योंकि
दरअसल वो कहानी बहुत आगे लिखी हुई कहानी है जो उन्होंने उस दौर में लिख दी थी, और आज के दौर में जो आप वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा किस तरह दी जा रही है, जैसे होता है ना आजकल स्कूलों में हो गया कि खेल खेल में शिक्षा, तो वो खेल खेल में जो शिक्षा है वो उनकी चुटीली बौद्धिक, मतलब बौद्धिकता का अगर ओवरडोज होता तो शायद उस वक्त भी शायद पाठक नकार देते, लेकिन उस भाषा ने उसको बचा लिया, उस भाषा के पैनेपन ने उसको बचा लिया है, उसको डील करने के तरीके ने उसको बचा लिया है। और दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं, जो नायिकाओं की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो उनकी नायिकाएं हैं वो बहुत कन्विक्शन के साथ और बहुत ही ज़्यादा चुटीले ढंग से बात कह देती हैं, और बहुत हल्के ढंग से कभी नहीं कहती, मतलब उसको हल्का ढंग नहीं कह सकते, वो कन्विक्शन के साथ आती हैं। जैसे जब हम बात कर रहे थे कि उनकी नायिकाएं या उस दौर की, तो मतलब मैं बिल्कुल क्षमा के साथ बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो होता है वाइडर करना चाहिए। जब हम उस दौर में जब वो लिख रही थी तो बड़ा हल्ला होता था कि त्रयी है, कमलेश्वर जी, मोहन राकेश जी और राजेंद्र यादव जी। तो एक्चुअली क्या होता है कि त्रयी शायद बोलने में अच्छा लगता होगा और 4 लोगों के लिए जगह अट नहीं पाती साहित्य में, और स्त्रियों के लिए तो कभी नहीं अट पाती। पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उस त्रयी को अगर मैं मानना चाहूँ तो मतलब राजेंद्र जी को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कहानीकार नहीं थे, लेकिन वो बेहतर संपादक थे। और अगर मैं त्रयी सही मैं मानती हूँ, ये मेरा अपना मतलब एकदम निजी मत है कि मोहन राकेश, कमलेश्वर और मन्नू भंडारी। मैं सहमत हूँ आपसे। तालियां। चूंकि त्रयी थी ना, तो त्रयी में त्रयी बोलना आसान था, उस स्त्रियों को हटाना थोड़ा कठिन था उस दौर में, इसलिए वो उस त्रयी में नहीं अट पाई, लेकिन वो वास्तविक त्रयी वही थी। और त्रयी से भी अपने आप को बचाकर, अपनी नायिकाओं को बचाकर गढ़ना मनु जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुत नहीं, पाठक तो थे, लेकिन क्या होता है कि जब आप तुलना करते हैं उस दौर की, तो एक स्त्री को बाहर निकाल देना बहुत सुविधाजनक होता है। तो मैं उस सुविधा का रास्ता थोड़ा सा बदल रही हूँ, मतलब ये बाईपास है, आप शहर के बीच में से नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि वो बाईपास बन जाए और मतलब हम लोग भी जो आधी आबादी का हल्ला मचता है उसमें अट पाए बस। बिल्कुल, ये आपने दीवार तोड़ दी ममता मैम। और सवाल चाहिए? मैं जी, मृदुला जी सवाल है। मैं थोड़ा सा, मेरी अल्प बुद्धि है, तो मैं विवेक मिश्र जी से ये पूछना चाह रही थी कि उन्होंने कहा व्यंग भी हो तो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ऐसा कैसे होता है? वो व्यंग कर रही हैं बेचारी, आप चाह रहे हैं कि वो प्रोग्रेसिव होती जाए, वो व्यंग कैसे करेंगी? ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा मतलब सिर्फ उस चरित्र से है, कहानी से बिल्कुल नहीं। और उस कहानी के अंत में जो वो चरित्र है, जिन लोगों ने भी पढ़ी वो समझ रहे हैं कि जिस तरह से वो लड़की जिस घर से के टूटने, वो जिस घर को तोड़ के वो चाहती है कि वो आदमी बाहर निकल आए, वो भी बिल्कुल वैसा ही घर बसाना चाहती है ना। और वो सारे खतरों से वाकिफ है, उसे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति शादीशुदा है, ये व्यक्ति मुझसे झूठ बोल रहा है, इसका एक घर है, एक बच्चा है, एक पति है, और सब कुछ जानते हुए वो उस रास्ते पे अपनी इच्छा से बढ़ती। और बढ़ने के बाद वहां पहुंच के, और फिर जब वो उसकी कहानी खत्म होती है, उसका जब कोई स्कोप नहीं रहता उस रिश्ते में, तब वो वापस पलट के व्यंग कहें या जो कहें, वो फिर शिक्षा देती है कि मैं इन सब अपनी बहनों से कहती हूँ कि ऐसे मर्दों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अरे हाँ, तो वो तो खतरों के खिलाड़ी बन गई, तो दूसरे क्यों नहीं बनेंगे? तो यहाँ पे मुझे वो बात जब आता है, तो वहां पे जब वो शिक्षा देती हुई नजर आती है, तो वो बात मुझे खटकती है उस चरित्र की, कहानी की नहीं। वही तो सारी बात है कहानी की। भाई मैं बहुत कुछ सुनूं गंभीरता से, ऐसा मैं प्रिटेंड करूं कि भाई विवेक जी कह रहे हैं, देखो कितनी खूबसूरत बातें, बड़ी बड़ी बातें, मन में मेरे ये हो कि क्या बोल रहा है। तो स्त्री सुबोधनी जो लिख रही हैं, आपको बतला रही हैं ये करो, वो कहते हैं उनका मतलब है ये मत करो। नहीं, मैं सर देखिए सभी लोग टारगेट आपको कर रहे हैं, और इस बात से मैं भी आपकी ओर मुखातिब हूँ कि जो आपने कहा कि वो एक तरह से दूसरे को अपने प्रवचन दे रही है, या उसको भाई बचाव का दे रही है, अपने अनुभव शेयर कर रही है वो आगे के लिए जी। तो इसके लिए आपका क्या कहना? ये देखिए, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा,
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे वो अपनी आप बीती बताती है वहाँ तक अपने आप में मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। जहाँ पे कहाँ वो जो नायिका है वो अपनी बात अपने जीवन में उसके संग जो उस मर्द ने जो भी धोखाधड़ी करी है और जो वो पितृसत्तात्मक अपने परिवार में बहुत खुश है और वो सब जानते हुए भी उस लड़की को अपने प्रेम के उसमें फंसाता है और आगे बढ़ती है कहानी। वहाँ तक वो आके जहाँ उसको ये एहसास होता है कि उसके संग धोखा हो रहा है और वो होता चला जा रहा है और वो बेवकूफ़ बनती चली जा रही है, वहाँ तक जाके वो पाठक के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया है। उसके बाद कुछ कहने या ना कहने की जगह नहीं बचती, फिर भी बहुत कुछ कहा जाता है। आज के समय में जो कि हम बात कर रहे हैं तो हमें ये लगता है कि वो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, फिर भी वो आगे बढ़ती है और वहीं पे वो कहानी लगता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, वहाँ उसे ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये मेरा मानना है, आपका अलग भी हो सकता है। यहाँ पर मैं जरा सी अपनी बात जोड़ूं कि अगर वो बता रही है तो वो एक सिस्टरहुड की बड़ी अवधारणा के तहत बाकी स्त्रियों को बता रही है कि जो गलतियां मुझसे हो गई मेरी आने वाली कोई बहन ना करे, तो हम उसे इस अवधारणा के साथ जोड़ के में देखा जाना चाहिए। जो यही सच है कहानी की नायिका है, आप सोचकर देखिए कि शायद उन्होंने ही पहली बार ऐसी नायिका गढ़ी है जिसके पास चॉइस है, जो अपनी मर्जी से अपने परिवार के विरोध में उसको लगता है कि इसके साथ जाना है या इसके साथ जाना है। बाकी तो एक लंबी बहस है हाँ, कि चॉइस जो है उस चॉइस की सीमा क्या हो सकती है, मतलब वो इस तरह की जो नायिका गढ़ने का बात है। दीपा के रूप में वही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो दो कहानियां मैंने अभी बात करी आपसे, गुलाबी की और जो दीपा के चरित्र की बात करी, उनमें जो हाइट और जो आपको एक बोल्डनेस दिखाई देती है, मैं उसी की तुलना में बात कर रहा हूँ। हम और अगर सवाल हो जो इस परिचर्चा को हम थोड़ा और धार दे सकें, आपके सवाल आमंत्रित हैं। जैसे भाषा पे बात नहीं हुई, उनकी जो भाषा थी वो बहुत अलग ढंग की थी, तो मुझे लगता है कि उनकी नायिकाएं जो भाषा बोलती थी जिन्होंने उन्हें गढ़ा, पीछे उस पर थोड़ा सा बात होनी चाहिए। कोई और सवाल जल्दी जल्दी कृपया अपने सवाल पूछें और उसको बढ़ाते जाएं, इनपुट्स हम बाद में ले लेंगे। मेरा सवाल मधु मैम से है। मैम, आपने कहा अभी अभी कि प्रेमचंद रेडिकल लेखनी वाले लेखक नहीं हैं। अगर प्रेमचंद की लेखनी को, विध्वंस कहानी के लेखक को, गोदान के लेखक को, पूस की रात के लेखक को, कफन के लेखक को उस दौर में रेडिकल नहीं कहा जाए तो किसे रेडिकल कहा जाए? माफ कीजिएगा, हम प्रेमचंद पर बात करने आज जमा नहीं हुए। हाँ, आप इस सवाल को व्यक्तिगत तौर पर कभी मधु जी से पूछ लें। शुक्रिया जी। नहीं, ये बात आई थी बात जी, में आप तो अपने मैंने इनपुट्स इस पर दे सकती हैं। ममता जी, क्या आपका कोई सवाल है? ममता कालिया जी, आपका कोई सवाल है क्या? आप सवाल है आपका कोई? जी पीछे से कोई सवाल आ रहा था हमारे पास। सबसे पहले तो सबको नमस्कार और इस अद्भुत चर्चा के लिए साधुवाद। रश्मि जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और महीन सी चर्चा हो रही है। मैं बड़ा आह्लादित हूँ, बहुत मुश्किल से निकलता हूँ बाहर। देखिए, नायिका उस समय जैसे जो भी नायिकाओं का जिक्र किया, एक मेरी पंक्ति है कि जो निज है उसको कैसे समझाए और अगर निज है तो कैसे समझाए। पत्नी हमेशा इसी में, जो नायिका है हमेशा इसी में संघर्ष कर रही होती है कि मेरा अपना है, मुझे समझ नहीं पा रहा, समझना चाहिए इसे, और इसके वर्क्स वो प्रोटेस्ट करती है और विद्रोह करती है। ये बात तो कल भी थी, सदियों में थी, आज भी है। आपको लगता है कि सही है ये? जो नायिकाएं हैं जो विरोध कर रही हैं वो सिर्फ इस वजह से विरोध कर रही हैं क्योंकि वो पति उनको समझ नहीं पा रहा, या इसलिए कि उन्हें और बड़ा आकाश चाहिए और प्रेम चाहिए? मधु जी से पूछूंगा, बड़ी महीन सी बात की। थैंक यू। देखिए, सिर्फ विरोध के लिए तो विरोध नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, यदि मेरे पास उड़ने की ताकत है, मेरे पास पंख है और कोई मेरे आकाश को सीमित कर रहा है, तो हम क्यों न विरोध करें, हम अपनी उड़ान जारी रखें। मैं इसे मानती हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं रेडिकल फेमिनिज्म में इसलिए विश्वास नहीं करती कि वहाँ तोड़ फोड़ ज़्यादा है, वहाँ तोड़ फोड़ ज़्यादा है, राइट। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम ज़रूर करें, हम परंपराओं का, मर्यादाओं का भी अतिक्रमण करें यदि हमें उसकी ज़रूरत है तो। और यदि हमें अपने अधिकार नहीं मिल रहे, हमें अपने हिस्से का आकाश नहीं मिल रहा है और हमारे पास अपने पंख हैं, मजबूत पंख हैं,
तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? सबको अपना हक मिलना ही चाहिए। इस आकाश की कोई सीमा भी होनी चाहिए, और हाँ। ये हमेशा नायिकाओं के साथ रहा है, स्त्री पात्रों के साथ रहा है कि वो विद्रोह कर रही हैं तो वो अपनी सीमाएं लांघ रही हैं या अपने आप का विस्तार कर रही हैं। नहीं, मैं ये मानती हूँ कि मैं कभी भी अराजकता में विश्वास नहीं करती। मैं ये मानती हूँ कि संबंधों की भी अपनी नैतिकता होनी चाहिए, संबंधों में भी अपना ईमान होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि यदि आपने विवाह किया है तो बच्चों के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये संतुलन, सामाजिक संतुलन या पारिवारिक संतुलन होना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी, तुरंत का सवाल। हाँ, अभी प्रश्न जो हो रहा था बिल्कुल उसी से ये सवाल उठा है, वरना मैंने सोचा था सवाल और लोग करें कि अभी जो आपने कहा कि सामाजिक और पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में जो एक समझौतावादी चीज़ें होनी चाहिए, तो शकुन के कैरेक्टर को आप कैसे जस्टिफाई करेंगी मधु मैम? इसको बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, वहाँ पे जो लेखिका है वो दिखला रही है कि जो स्त्री का वजूद है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक मातृत्व और एक स्त्रीत्व। जी। अब सवाल ये उठता है कि यदि वो मातृत्व की बात मानती है तो उसका स्त्रीत्व दूर जाता है, और वो स्त्रीत्व की बात सुनती है तो मातृत्व दूर जाता है। तो ये विडम्बना तो रहेगी ना। अब ये तो निर्णय आपको करना है कि आप किसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हो। ये निर्णय स्त्री को खुद को करना है कि वो किसको प्राथमिकता देगी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि सिर्फ आधुनिकता के चक्कर में, सिर्फ आधुनिक दिखने के चक्कर में आप अपने जीवन के संतुलन को या बिखराव को या तोड़ फोड़ को आमंत्रित न करें, सिर्फ आधुनिक दिखने के चक्कर में या फेमिनिज्म के परचम को लहराने के चक्कर में। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। बाकी यदि अन्याय है तो उसका प्रतिवाद होगा। आपका यदि अपना अधिकार आप समझते हो तो उसके लिए आप लड़ोगे, पंख है तो आप उड़ोगे। ठीक है जी। हाँ, काफ़ी देर से मन्नू जी की कहानियों की चर्चा हो रही है, मन्नू जी की नायिकाओं की हो रही है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मन्नू जी की नायिकाएँ लगातार खुला सवाल पूछती हैं। उनकी प्रारंभिक कहानियों की, उनकी हॉस्टल में लिखी हुई, कॉलेज के दिनों की लिखी हुई कहानियों की चर्चा छोड़कर हम उनकी सशक्त कहानियों की बात करें। और उनकी हर कहानी में, जहाज़ी उनकी एक कहानी है, उसमें वो कहती है कि वो अपने पति को चिट्ठी लिखती है प्राणनाथ, और लिखते लिखते प्राणनाथ शब्द के प्राण ही निकल चुके हैं। आप कितनी बार उनकी देखिए, उनकी जो मन्नू जी के जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनका जो विट है, वो सीधा जाकर अटैक करता है, लेकिन वो घर नहीं तोड़ता। भले वो बिना दीवारों के घर लिखती हैं, लेकिन वो दीवारें काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रखती हैं अपनी, और वो उनका तरीका है। कितनी कहानियाँ, ऊंचाई उनकी कहानी देखिए। पहली बार मन्नू जी ने सेक्स का टैबू तोड़ा। उनकी कितनी कहानियाँ यही सच से लेकर सब में, और सेक्स का टैबू तोड़ने के लिए सीधे सीधे शब्दों में नहीं लिखना होता है, जैसे माइकल जैक्सन अपने कहानी गीतों में लिखते थे। ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बात उनकी इशारों से पूरी हो जाती है। भाषा की जो बात आकांक्षा जी कही, ये मैं कहूँगी कि मन्नू जी की औरतें बहुत आगे आने वाली औरतें। विवेक ने काफ़ी अच्छी तरह से इस बात को एनालाइज किया जब स्त्री सुबोधनी कहानी उनकी ली। मैं समझती हूँ जब किसी लेखक के बारे में बात की जाए तो उसके सशक्त पात्रों पर बात करनी चाहिए। आपने शकुन का बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था, क्योंकि उनकी जो सशक्त स्त्रियाँ हैं वो वाकई में सवाल पूछती स्त्रियाँ हैं, बवाल करती स्त्रियाँ हैं। तो मन्नू जी के सशक्त पक्ष पर ध्यान देना चाहिए, और हम लोगों को इस पर नहीं लेना चाहिए कि उनकी कौन नायिका कहाँ तक गई और उसको घसीट कर आप 21वीं सदी में क्यों ला रहे हैं। उन्होंने जब तक लिखा, उन्होंने अपनी पीड़ा लिखी, बल्कि न लिखने का दुख, न लिखने की तड़प जो मन्नू जी के अंदर थी, वो शायद हम में से किसी के अंदर नहीं है जब वो नहीं लिख पा रही थी। तो मन्नू जी तो एक बहुत पॉजिटिव किस्म की लेखक थी, और मन्नू जी से हम लोगों ने अपने आग और पानी लिया है। तो मैं ये कहूँगी कि मन्नू जी के ऊपर बात करें जब हम लोग, तो मन्नू जी का बहुत सारा साहित्य पढ़ना चाहिए। महाभोज की अभी तक बात नहीं हुई है, उनका सबसे स्ट्रॉन्ग उपन्यास है वो। तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे ये सारी बातें उनकी? उनके पास बहुत सी नायिकाएँ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ममता जी कि मन्नू जी ने एक ज़मीन तैयार करी,
और उस जमीन पे चल के आज हम बोल्ड नायिकाएं, उनसे भी ज़्यादा बोल्ड नायिकाएं घड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमें एक ज़मीन दी। जी हाँ, अब हमारा समय ख़त्म हो चुका है। आज बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। कई सारे सवाल मैं लेकर जा रही हूँ, कई सारे उत्तर खोजने की कोशिश करूँगी। और जो हमारे तीनों प्रखर वक्ताओं ने कहा, ममता जी ने कहा और पीछे से भी कई इनपुट्स आए कि घर हम जिस ट्रांजिशन पीरियड में हैं, घर के सवाल पर हमें फिर से सोचने की ज़रूरत है। घर बचाना एक सवाल ये मैं छोड़ती हूँ आपके साथ कि क्या सिर्फ स्त्री का दायित्व है, क्या वो संतुलन बनाना क्या सिर्फ स्त्री के हिस्से आता है। इन सारे सवालों पर सोचते हुए कि क्यों हम अभी भी यहाँ हम सब कथाकार प्रबुद्ध बैठे हैं और हम ये सोच लेते हैं कि जो घर टूट रहा है तो वो रैडिकल फेमिनिज्म है। वो रैडिकल फेमिनिज्म नहीं है, वो मुक्ति की चाह। दरअसल स्त्री अपने लिए मुक्त हो रही है तो आगे पीछे बहुत सारे रास्ते भी बना रही है। इन सारे सवालों के साथ मैं यह कार्यक्रम अभी समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सार्थक चर्चा हुई। आप तीनों वक्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आधे घंटे के ब्रेक के बाद ठीक 6:30 बजे नाटक देवेंद्र राज